Hello students, this is Richa Agrawal. Today I am come with a new video of class 12th biology. It's a unit 7 genetics and evolution. Chapter 5 and part 3 principles of inheritance and variation. इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है. फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने ना देखा हो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको वॉच करें, उसके बाद इस पार्ट को देखें. Now let's start. Inheritance of two genes का inheritance. मैंने आपको बताया था, मेंडल ने टू लॉज दिए थे. फर्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड सेकंड इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. वन जीन में एक जीन अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, जबकि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में टू जीन्स का इनहेरिटेंस होता है. It states that factors for different pairs of contrasting characters in a hybrid assorted independently during gametes formation. Mendelian second law can be explained by dihybrid cross. मेंडल ने जो अपना सेकंड लॉ एक्सप्लेन किया है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा किया है, कि जिसमें दो कैरेक्टर्स एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि दो कैरेक्टर्स जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं. ये लॉ बताता है कि जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो जीन्स हैं डिफरेंट पेयर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए किसी भी हाइब्रिड इंडिपेंडेंटली प्लांट में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी हाइब्रिड प्लांट में जो कैरेक्टर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसमें डिफरेंट पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में डिफरेंट पेयर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है जिसमें दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मानकर चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है राउंड और सेकंड लिया है रिंकल्ड. तो यानी कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव. दूसरा कैरेक्टर ले लिया उन्होंने, एक का कलर येलो और दूसरे का कलर ग्रीन. ठीक है, जब राउंड और येलो प्लांट के और रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया तो हमने इनके राउंड से कैपिटल आर ले लिए और रिंकल्ड के स्मॉल आर ले लिए, येलो से कैपिटल वाई और ग्रीन से स्मॉल वाई ले लिए. जब इनके हमने गैमेट्स निकाले तो जो गैमेट्स निकलेंगे वो निकलेंगे आर वाई, यानी कि चारों जो गैमेट्स आएंगे वो क्या आएंगे आर वाई. तो यानी कि हमारे पास जो गैमेट्स आया वो आर वाई. इसी तरह से इसमें से स्मॉल आर वाई. जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो हमें क्या मिला, राउंड येलो, यानी कि F1 जनरेशन जो मिली उसमें क्या आया हमारा, जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा था उसमें एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स शो हो रहे थे. ठीक है, तो हमें जो F1 जनरेशन मिली वो कैसी मिली, राउंड और येलो. ठीक है, उसके बाद जब राउंड और येलो के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, ठीक है, किसमें, राउंड और येलो के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो हमें F2 जनरेशन कैसी मिली, इनके बीच में जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे
देखिए आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके जब हम गैमेट्स निकालेंगे तो ये बनेंगे हमारे पास आर वाई आर वाई आर वाई सॉरी रॉन्ग हो गया, इनके जब हमने गैमेट्स निकाले तो ये बने हमारे पास ये गैमेट्स आए। जब इन गैमेट्स का हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें हमारे पास बना पुनेट स्क्वायर। ये देखिए इसमें वही है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। पहली जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, ऑल राउंड येलो सीड्स प्लांट्स, ठीक है। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें पास कैसे आए, राउंड येलो 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 राउंड येलो, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड राउंड येलो 9, तो हमारे पास राउंड येलो आए। कैसे आए, देखिए जब इसका और इसका कराया क्रॉस तो हमारे पास आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका और इसका कराया क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। फिर इसका और इसका कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तो कैपिटल आर है तो राउंड होगा और कैपिटल वाई है दोनों तो येलो होगा। फिर इसका और इसका कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर है तो राउंड होगा और कैपिटल वाई है तो इसमें येलो होगा। इसी तरह से फिर इसका और इसका कराया, इसका कराया, इनका कराया, इसका कराया, तो हमारे पास इस तरह से ये निकलते रहे। यानी कि फिर आए हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, स्मॉल कैपिटल वाई है तो वो येलो हो गया क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल वाई था वो रेसेसिव था। इसी तरह से हमने नीचे वालों में करवाया, किसके साथ, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको बताइए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है प्रेजेंट तो ये येलो राउंड होगा। अब इसका और इसका करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर है तो क्या होगा, राउंड होगा, लेकिन स्मॉल वाई है तो ये क्या होगा, ग्रीन, राउंड ग्रीन होगा ये, ठीक है। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई उसमें 16 में से 9 प्लांट्स जो थे वो येलो राउंड थे, 3 प्लांट्स राउंड ग्रीन थे, 3 प्लांट्स रिंकल्ड येलो थे और 1 प्लांट रिंकल्ड ग्रीन थे। तो यानी कि हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो आया वो क्या आया, 9:3:3:1, ये हमारे पास रेशो आया इसका। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैसे दो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस, F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट। जब F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराया रिसेसिव रिंकल्ड ग्रीन पी प्लांट के साथ तो रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड जो थे वो हमारे पास कैसे थे, आर स्मॉल वाई, जिसमें गैमेट क्या बन रहे थे हमारे पास, आर वाई। इसी तरह से येलो राउंड के क्या थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके गैमेट्स क्या बन रहे थे। अब यहाँ देखिए रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड के जो गैमेट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, केवल आर वाई। और F1 हाइब्रिड में जो येलो राउंड था वो हमारा था, उसके गैमेट्स क्या थे,
F1 जनरेशन जो थी, तो उसके हमारे पास क्या आए, RY, स्मॉल RY, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल y। हमारे पास यहाँ 4 गैमेट्स आए। ठीक है, तो जब हमने इस RY का क्रॉस करवाया किनके साथ, इनके साथ, देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो हमारे पास कैसा आया, राउंड येलो। इसका और इसका करवाया तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, राउंड ग्रीन। स्मॉल r कैपिटल I स्मॉल y, हमारे पास क्या आया, रिंकल्ड येलो। फिर स्मॉल r का करवाया तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, तो ये हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन आया। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो निकला वो क्या निकला, 1:1:1:1:1 का, यानी कि जो सबका निकला वो क्या निकला, 1:1:1:1 का। ये था हमारा डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था ये हमारा। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम, जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें हम उसको उसके पेरेंटल क्रॉस के साथ, यानी कि उसके एक रिसेसिव जनरेशन के साथ क्रॉस कराते हैं। तो मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया वो 1865 में किया, लेकिन 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, उसको किसी ने पहचाना नहीं। इसके रीजंस क्या थे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम था, जीन्स और फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था, मैथमेटिकल अप्रोच फॉर बायोलॉजी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो बायोलॉजी के लिए मेंडल ने सबसे पहले मैथमेटिकल अप्रोच लगाई थी, वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, और फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं था। इसीलिए मेंडल के इस वर्क को अनरिकॉग्नाइज्ड रहना पड़ा 1900 तक। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी। तो ये सबसे पहले जो ये थ्योरी प्रपोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वॉल्टर स्टोन और थियोडर बोवरी के द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई थी 1865 में। दे वर्कड आउट द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स मूवमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया था। द मूवमेंट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर का मूवमेंट का बिहेवियर था वो पैरेलल था किसके, जीन्स के बिहेवियर के। द क्रोमोसोम मूवमेंट इज यूज टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट था वो यूज़ किया गया मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो किसने किया था, 3 साइंटिस्ट थे, डी वेराइज, कॉरेंस और वॉन टेशर्समार्क। इन्होंने रिडिस्कवर्ड किए मेंडल्स के रिजल्ट को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, और उन्होंने उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में एडवांसमेंट में ये चीज़ें बताई कि कैसे न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने डिस्कवरी की किसकी, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की। और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सेल डिवीज़न के दौरान डिवाइड होता है और डबल होकर अपीयर होता है। ठीक है, तो वो उन्होंने उसको कहा क्रोमोसोम्स
जो कि एक कलर्ड बॉडी थी स्टेन करने के बाद, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को बाद में म्यूसिस की प्रोसेस के दौरान उन्होंने उसका मूवमेंट देखा और उसको एक्सप्लेन किया, समझाया। द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल सेग्रेशन के लिए मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसको उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा। इसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं वो डिप्लॉयड सेल में पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान म्यूसिस की प्रोसेस में, और फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द क्रोमोसोम्स, और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वो इन क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करता है डिप्लॉयड कंडीशन में। यानी कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं म्यूसिस की प्रोसेस द्वारा, और जब गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी थी ये, ठीक है। वॉल्टर सुटॉन और थियोडर बोवरी ने नोटिस किया कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो किसके पैरेलल है, जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है, और उन्होंने इस क्रोमोसोम मूवमेंट को एक्सप्लेन करने, मेंडेल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। इसमें उन्होंने क्या लिया, इसमें दो चीज़ें देखी उन्होंने कि जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि जो जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के वो पेयर्स में आकर हैं, और उनके जो एलील्स हैं वो जीन्स के जो दो एलील्स हैं वो किसी भी एक जीन के जो पेयर के जो दो एलील्स हैं वो लोकेटेड हैं होमोलोगस साइट्स पर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मीन्स यानी कि दो आइडेंटिफाइड क्रोमोसोम्स के ऊपर वो एलील्स होमोलोगस कंडीशंस में लोकेट होते हैं। देखिए इसमें इन्होंने दो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। सेम पोल पर हैं वन लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, और लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम सेम पोल पर हैं एक ही क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। जब म्यूसिस सेकेंड की कंडीशन होती है तो सेकेंड एनाफेज की जब कंडीशन होती है तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए इसमें दो केस दिए हैं, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, जिसमें जीन और क्रोमोसोम्स दोनों हैं, ठीक है। तो जहाँ पर एक लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है और लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एक साइड है, ठीक है, सेम पोल पर हैं। तो जब म्यूसिस फर्स्ट में एनाफेज कंडीशन होती है तो जो ऑरेंज है वो ग्रीन के साथ सेपरेट होता है, सेग्रीगेट हो जाता है, और येलो जो है वो रेड के साथ सेग्रीगेट हो जाता है। देखिए आप इसमें म्यूसिस सेकंड में एनाफेज में, उसके बाद जर्म सेल्स बना रही हैं। इसी तरह पॉसिबिलिटी सेकंड में यानी केस सेकंड में वन लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है, और दूसरा है लॉन्ग येलो और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम सेम पोल पर हैं। जब म्यूसिस फर्स्ट एनाफेज होती है तो ये सेग्रीगेट होता है ऑरेंज वाला रेड के साथ और येलो वाला ग्रीन के साथ, और फिर ये अपने साथ जो जीन्स और एलील्स हैं वो अपने साथ जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ए और बी जो दोनों केसेस हैं यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस जो है इनमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है, यानी कि विच रिप्रेजेंट द जीन एंड विच रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम? नहीं कर सकते हैं क्योंकि
दोनों ही एक दूसरे के सेग्रीगेट चलते हैं। तो मेंडेल के इन्हीं प्रिंसिपल्स को सुटॉन और बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में समझाया। उसके बाद उनके आइडियाज़ को सिंथेसिस करते हुए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, किसके द्वारा, मॉर्गन के द्वारा और उसके कलीग्स के द्वारा। तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड होते हैं उसके आधार पर उन्होंने बताया। मॉर्गन ने काम किया एक छोटी फ्रूट फ्लाइज पर, यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर, जो बहुत इजीली सूटेबल फाउंड हो जाती है स्टडीज़ के लिए। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, और वो इजीली सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो भी कर जाती है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ये अपना पूरा जीवन साइकिल, जो अपना लाइफ साइकिल है, वो लगभग 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेती है। एंड ए सिंगल मेटिंग को प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और सिंगल मेटिंग में ही ये एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज को प्रोड्यूस कर सकती है। ऑल्सो देयर वॉज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। तो मेल और फीमेल में ईजिली हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस। इसके साथ साथ इसमें बहुत तरह की हेरिडिटी वेरिएशंस भी थी दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, जिसको हम बहुत कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। थॉमस एंड मॉर्गन और उसके कलीग ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने किस पे वर्क किया था, एक टिनी फ्रूट फ्लाइज पर, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। उन्होंने ड्रोसोफिला को ही सिलेक्ट क्यों किया था, बिकॉज ये जेनेटिक स्टडीज़ के लिए बहुत सूटेबल थी। सिंपल सिंथेटिक मीडियम, लेबोरेटरी के सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रोन हो सकती थी, लगभग 2 वीक्स में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है, और सिंगल मेटिंग में ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस करती है। एंड हैव ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज। मेल और फीमेल फ्लाइज में क्लियर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इसकी हेरिडिटी, डिफरेंट टाइप्स के जो हेरिडिटी वेरिएशंस थे, उनको हम बहुत कम क्षमता वाले, यानी कि विद लो पावर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड the inheritance of 2 genes and the chromosomal theory of inheritance. Thank you so much.